नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में स्कूटी सवार लड़की से दरिंदगी, 5 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। केजरीवाल ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। 2016 की नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत। संविधान पीठ ने नोटबंदी को बताया कानूनी तौर पर सही। विरोधियों की याचिकाएं खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल और कमल हसन की बातचीत का वीडियो वायरल। चीन बॉर्डर पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मोदी सरकार पर लगाया आरोप। साल के पहले सत्र को बाजार की सलामी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 327 और निफ्टी 92 अंक चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट पेपर। आवाज की खबर पर लगी मुहर। स्टेक होल्डर से 30 दिन में मांगी राय। तुनीशा मौत मामले में शीजान के परिवार का पलटवार। कहा, शीजान ने नहीं डाला धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। तुनीशा की मां के आरोप गलत। दिल्ली के दामन पर एक बार फिर दाग लग गया है। एक लड़की के साथ हैवानियत की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के रोहिणी में कंझावाला इलाके की ये घटना है और खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात एक कार में सवार 5 युवकों ने पहले तो एक लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और इसके बाद जब लड़की गिरकर कार के नीचे आ गई तो उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। इसके बाद लड़की की मौत हो गई। घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह घिस गई और शरीर का मांस निकल गया। जब लाश को बरामद किया गया तो उस पर कोई कपड़ा भी नहीं था। यहीं से 2 अलग अलग बातें भी हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस के बयान में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि लड़की कार के नीचे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटी गई है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है, क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। इधर लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं है और उनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इसके बाद उसकी हत्या की गई है। बिल्कुल गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ 5 लोगों ने गलत काम करा है। मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, नंगी करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है। गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। मेरे बच्चे लोग उनसे कभी मिली, कभी देखा है उनको? कौन है? मैं नहीं जानती किसी को, मैंने नहीं देखा किसी को। उसके तन पे कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो एक तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर इस घटना पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि ना जांच हुई, ना गवाहों से पूछताछ हुई, अपने आप फैसला सुना दिया कि सिर्फ एक्सीडेंट है। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है?
और अब सीधा चलते हैं दिल्ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप बोल जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए, ये जो पूरी घटना पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और इतनी दूर तक गाड़ी में कैसे जा सकती है, बिना बांधे कोई बॉडी अटक के चली जाए, इन तमाम चीज़ों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर पूरा मामला निकल कर क्या आ रहा है, ग्राउंड की खबर क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और आज 3 दिन की रिमांड मिली है। उसके बाद जो अभी तक जो पूछताछ की गई है उसके तहत जो है दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसके हिसाब से अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। और पोस्टमार्टम हो चुका है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। चूँकि 10 से 12 किलोमीटर तक वो बॉडी ड्रैग होती हुई गई है और उसी के चलते जो है इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो कि उनके परिवार वाले अभी फिलहाल लगा रहे आरोप। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर पहलू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि किस वक्त वो आरोपी, क्योंकि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, लेकिन जो भी बात उन्होंने बताई है उसको अभी वेरीफाई किया जाना है। क्योंकि जो 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनसे अब डिटेल क्वेश्चनिंग होगी, साथ ही रिक्रिएशन भी होगा। पूछताछ के बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि रिक्रिएट किया जाए, सीन रिक्रिएट किया जाएगी, कब वो कहाँ से किस वक्त निकले, किस तरीके से उनको ये लगा। उनको अगर जिस तरीके से कह रहे कि उनको पता ही नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी अगर गाड़ी के पीछे घसीटते हुए जा रही है तो उनको पता ना लगा हो। क्या स्थितियां हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने बहुत ज़्यादा खुलकर साफ नहीं किया है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हर तरीके के तथ्य वो देखे जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को अंदर भी जो है खासा रोष भी ज़रूर है। इसी वजह से देखिए, ये अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, को पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ उसके इसका। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, दिल्ली पुलिस ने बहुत ज़्यादा सदैव अंदाज में इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। क्योंकि साल के पहले दिन इस तरीके की घटना होना और ख़ास तौर पे कि एक लड़की को जिसको एक गाड़ी के ज़रिए घसीटते हुए इतनी दूर तक ले जाना, ये वाकई बेहद दर्दनाक वाक़या है और दिल्ली पुलिस हर पहलू पर नज़र रखी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसको रिक्रिएट किया जाए, एक सबूत पुख्ता इकट्ठा किए जाए, क्योंकि अब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। जी। अभी तक जो है वो सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अब चूंकि पुलिस ने रिमांड ले ली है तो अब एग्जैक्ट। संदीप, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला गर्म है, खास करके कल और आज का दिन अगर आप विशेष रूप से देखें तो खासा दबाव है, मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, तो दिल्ली पुलिस पर भी दबाव होगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कोई ठोस थ्योरी या कोई ठोस बात दिल्ली पुलिस लोगों के सामने रखेगी ताकि मामला थोड़ा ठंडा पड़े? देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि उसकी जो रूटीन ब्रीफिंग होगी, यानी कि दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ किया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनके परिवार वालों को एक एक चीज़ बताई जा रही है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो खबरें बाहर आई हैं और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की बातें कही हैं उससे ये तो साफ है कि एक सीक्वेंस तैयार हो चुका है कि किस तरीके से वो गाड़ी कहाँ से निकली। क्योंकि जो 5 अभियुक्त हैं उनको जब पूछताछ की गई उसके बाद जिस भी तरीके की जानकारी उन लोगों ने दी है, अब उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर जो बात वो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, बॉडी ड्रैग की गई है, 10 से 12 किलोमीटर ड्रैग हुई है बॉडी, तो ऐसे में अब वो सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है। और 3 दिन जो रिमांड मिली है, रिमांड में ये भी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इन सबको कनेक्ट करके एक तस्वीर सामने रखी जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस अब रेगुलर ब्रीफिंग करेगी, इस केस से जुड़ी हर चीज़ को एक तरीके से जो है सबके सामने भी रखेगी। क्योंकि राजधानी में इस तरीके की घटना ये पूरी देश भर में जो है इसको लेकर चर्चा हो रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस भी सदे कदम से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने भी आगे काई और पीछे कुआं वाली स्थिति है, क्योंकि
स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप। पुलिस जो है ठोस किसी नतीजे पर पहुंचेगी तभी वो इसको आम करेगी। और इधर पूरे देश में आग लगी हुई है इस घटना को लेकर, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको ले रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का आज घेराव किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने एलजी वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की निंदा की है और इसे शर्मनाक बताया है। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इस मामले पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट कर खेद जताया। उन्होंने लिखा है कि कंझावाला में हुए इस अमानवीय अपराध पर उनका सिर शर्म से झुक गया है। मैं आरोपियों की हैवानियत देखकर सदमे में हूं। मैं दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं को विस्तार से देखा जा रहा है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला लेने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। बेंच ने यह भी कहा है कि सरकार के पास सभी सीरीज के नोट बैन करने की शक्तियां थी हैं और 8 नवंबर 2016 का सरकार का फैसला अनुपात के सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैसला लेने से पहले सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श हुआ था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। 5 जजों की बेंच में फैसले से असहमति रखने वाली जज जस्टिस BV नागरत्ना ने भी कहा है कि नोटबंदी सोच समझकर और अच्छे इरादे से की गई थी, लेकिन कानूनी आधार पर इस फैसले को गैर कानूनी अवैध घोषित किया जाना चाहिए। और कोर्ट के इस फैसले को डिटेल से समझते असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, बताए कोर्ट ने क्या क्या कहा। देखिए, साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करी और 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आती है। ये एक आर्थिक फैसला था और इसको वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में नोटबंदी को लेकर के 6 महीने तक बातचीत हुई और दोनों की बातचीत के बाद इस फैसले को लिया गया, तो कुल मिलाकर के फैसला पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 52 दिन का वक्त दिया था वो पूरी तरह से रीजनेबल था। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 से के बहुमत से मोहर लगा दी। शुक्रिया असीम। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी नोटबंदी को गलत बताते रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर करके। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। और नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बहस खत्म हो जाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर देखिए बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। साल के पहले सत्र का तेजी के साथ आगाज हुआ। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ आज बंद हुए। सेंसेक्स 327 पॉइंट चढ़कर 61,168 पर बंद हुआ। निफ्टी 92 पॉइंट चढ़कर 18,197 पर बंद हुआ। मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। वहीं मेटल, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में तेजी रही। रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ है।
और 2023 में बाजार 15% तक रिटर्न दे सकता है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव अग्रवाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2023 नए अवसरों का साल होगा। इस साल निवेशक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। 2023 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 तो एक बाइपोलर ईयर था। एक तरफ फाइनेंशियल बहुत चले, एक तरफ आईटी बिल्कुल नहीं चला। तो नेट रिजल्ट निफ्टी चला लेकिन ज़्यादा नहीं चला। तो 2023 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, हम तो कोई भी नया साल चालू करते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ ही चालू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशन लेवल इज सेम कि 12 से 15% हम कमाएंगे। कोई भी लेवल से चालू करो। और ये लेवल ठीक है, मतलब बढ़ा नहीं है, काफ़ी दिन से ये लेवल जो है वही मेंटेन्ड है। और अब क्या है, देखिए पी मल्टीपल तो 20-22 का है, तो मतलब वो तो पूरा हो गया, वो कोटा पूरा हो गया। अब दूसरा जो अर्निंग्स, तो अब अर्निंग्स जो 850 850 का है भी निफ्टी का, उसका हमारे एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तक उनको लगता है 950 आ जाए अगले साल। 950 950 और बहुत अच्छा हुआ तो 1000 भी आ सकता था। पहले 1000 चालू किए थे, अब कट के वो 950 थे। जनरली हमने देखा है जैसे जैसे समय पास आते हैं वो कट करते आते हैं। तो अब वो जो वहाँ पर भी सरप्राइज आ जाए, जैसे यूक्रेन वॉर बंद हो जाए या कुछ और हो जाए, समथिंग मस्ट चेंज। कि लास्ट में बहुत कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ते ही चला गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूक्रेन आ गया, फिर चाइना का क्लोज डाउन आ गया। अब इस साल में मेरे ख्याल से थोड़ा सबसाइड होना चाहिए एक के बाद एक। तो अब जैसे माहौल बनेगा आगे उसके, और उससे अर्निंग्स पोटेंशियल बनेगा। इकोनॉमी तो 6-7%, 5 से 7% के बीच का प्रेडिक्शन है। 5-7% आपका इन्फ्लेशन रहेगा, तो 10-11% नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। सवाल ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 10% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा या 15% से बढ़ेगा। दैट विल डिसाइड द, मेरे ख्याल से, मार्केट का मोमेंटम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अगले महीने पेश होने वाले बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की झलक एक बार फिर से दिख सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटीज घट सकती हैं। डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या तैयारी है सरकार की? ये ड्यूटी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है? दरअसल इस बार बजट में एक बार फिर से कई सेक्टर में सरकार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी और उसके कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना, तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती है। लेकिन जो विशेष करके 3 सेक्टर उस पर खास फोकस रह सकता है, उनमें से एक है फर्टिलाइजर, दूसरा है टेक्सटाइल और तीसरा है केमिकल। फर्टिलाइजर सेक्टर में सरकार की लगातार कोशिश है कि अगर सब्सिडी घटानी है तो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट घटाना होगा और घरेलू कंपनियां बनाए फर्टिलाइजर जरूरत के मुताबिक सुनिश्चित करना होगा। तो इस तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। अब ये खासतौर से डीएपी बनाने में जो कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसमें आप देखें तो रॉक फॉस्फेट और सल्फर, इन दोनों पर भी 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसका इस्तेमाल डीएपी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। तो इस दोनों पर, रॉक फॉस्फेट और सल्फर पर, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या तो पूरी तरह से खत्म कर सकती है या फिर इसमें अच्छी खासी कटौती कर सकती है। चूंकि डीएपी का बात इसलिए मैं कर रहा हूं, चूंकि डीएपी के मामले में जितनी हमें खपत है उसका 50% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि उत्पादन क्षमता यहां पर है। तो इस इंपोर्ट को कम किया जाए, इस तरफ यह कदम होगा। इसी तरीके से आप देखें तो फॉस्फेरिक एसिड और अमोनिया, इसका भी फर्टिलाइजर बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इस पर 5% की इंपोर्ट ड्यूटी भी है। तो इसको भी इंडस्ट्री चाहती है कि इसको या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए या इसे घटा करके 1% पे ले आइए। इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर मंत्रालय की भी सहमति बन गई है। तो यहां भी बजट में आप कुछ ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। इसी तरीके से ये तो रही बात फर्टिलाइजर की। आप देखें तो टेक्सटाइल, केमिकल सेक्टर, इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इसके कच्चे माल पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार घटा सकती है। और इसके लिए फर्टिलाइजर मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और दूसरे संबंधित मंत्रालयों ने अपनी अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेज भी दी है और वित्त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा का दौर भी खत्म हो गया। तो इंतजार करिए बजट का जो अगले महीने पेश होने वाला है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। जम्मू के राजौरी के ढांगरी में आज सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 7 लोग घायल भी हुए हैं। ये ब्लास्ट उसी जगह पर हुआ जहां रविवार रात आतंकवादियों ने 3 मकानों पर गोलीबारी की थी और इस गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे, 6 लोग घायल हुए थे।
और रजौरी में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वहां के लोगों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। दरअसल रजौरी के डांगरी गांव में दूसरी आतंकवादी घटना है। इससे पहले भी यहां हुए हमले में 6 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और वहीं पीड़ितों से मिलने के लिए आज यहां खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उन्हें सांत्वना दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साउथ के सुपरस्टार कमल हासन से खास बातचीत की और मुलाकात के दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। चीन मसले पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीन से पश्चिमी देश नहीं बल्कि भारत निपट सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि देश में अंदरूनी एकजुटता हो। वहीं कमल हासन ने बताया कि जब वो युवा थे तो महात्मा गांधी के विरोधी थे। 24-25 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी को जाना और उनसे माफी मांगने के लिए हे राम जैसी फिल्म बनाई। We constantly hear about what is going on the border. And the fact of the matter is that China has taken 2,000 kilometers of our territory, okay, square kilometers. And frankly, we haven't said anything. The Prime Minister hasn't said anything. The military has clearly said that they're sitting in our territory, but the Prime Minister said nobody has come. This sends a very clear message to China. So the single most important thing in the 21st century is that a country has internal cohesion, that there's harmony in the country, that people are not fighting, that there's peace in the country, and the country has a vision. The point is not going to war, right? The point is being in a position where you cannot be attacked. And there's a link between a weak economy, a confused nation without vision, hatred and anger, and the Chinese sitting in our territory. Because they know that we are dealing with internal matters, internal confusion, an internal lack of harmony, and so they can just go in and do whatever they want. और अहमदाबाद में G20 की थीम पर एक फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। G20 की कई अहम बैठकें अहमदाबाद में होंगी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फ्लावर शो किया गया है। देश विदेश के लाखों फूल से बनाए स्कल्पचर से ये पूरा शो सुगंधित हो रहा है। अटल ब्रिज के सामने हो रहे फ्लावर शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। वैसे तो पिछले 10 साल से अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो हो रहा है, लेकिन इस बार की थीम है G20। बिल्कुल भारत है वो मेजबानी कर रहा है G20 की इस साल। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ फूलों से सजाया गया G20 का एक पूरा सिंबल रखा है। नीचे एक स्लोगन भी लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। उनको भी पीले और सफ़ेद फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही साथ एक आप गोला देखेंगे, पृथ्वी का एक पूरा गोला बनाया है और इसको भी अलग अलग फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ जितने भी कंट्री यहाँ हिस्सा लेने वाले हैं उनके सिंबल भी रखे गए हैं। न केवल इतना, लेकिन गुजरात में 2036 में ओलंपिक का भी आयोजन होने वाला है, तो ओलंपिक का भी अलग अलग खिलाड़ियों का सिंबल फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ उपनिषद, हमारा वेद, योगा, उनको भी हाईलाइट किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 लाख पौधों से ये पूरा का पूरा फ्लावर शो है महक उठा है। रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं और G20 की बैठक 22 जनवरी को अहमदाबाद में होने वाली है। तब जितने भी मेहमान होंगे उनको भी इस गार्डन में लाया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि G20 का एक केंद्र बिंदु अभी अहमदाबाद बना हुआ है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।